नमस्कार विद्यार्थियों, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा ये पार्ट 3 है रीजनिंग की क्लास का और आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, निम्नलिखित में से उस आकृति का चयन करें जो अन्य चार से भिन्न है। चार आकृतियां में दे रखी है, तो क्या भिन्न है इसमें? देखिए इसमें जो पौधा लगा हुआ है ये गमले में लगा हुआ है और गमले का आकार क्या है? घड़े जैसा है। देखिए इसमें भी क्या है? पौधा गमले में है। और देखिए इसमें भी पौधा किसमें है? गमले में है। लेकिन ये जो पौधा है सी वाला, ये गमले में नहीं है, तो अलग क्या हो गया है? सी वाला। सी किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, नीचे दी गई आकृति में त्रिकोण पीले रंग वाले वाहनों को, यानी त्रिकोण दर्शा रहा है किसको? ये वाला दर्शा रहा है पीले रंग वाहनों को, पीले वाहनों को दर्शाता है। अगला है, प्रतिनिधित्व करता है, आयतकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका ये जो है ये क्या है? आयत। ये आयत कार का करता है प्रतिनिधित्व। तथा वृत्त डीजल के वाहनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है आपके, ये क्या है? वृत्त दर्शा रहा है डीजल के वाहनों को, डीजल वाले वाहनों को दर्शा रहा है। अब क्या पूछा है? उस अक्षर का चयन करें जो उन डीजल की कारों का प्रतिनिधित्व करता है जो पीले नहीं है, यानी पीले नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो घेरा है ये पीले रंग को दर्शा रहा है, पीले रंग को दर्शा रहा है, तो इससे हमें छोड़ना है। तो कौन सा होगा आपका? ये वाला जो एफ है, देखिए एफ है, ये देखिए डीजल को दर्शा रहा है और प्लस में कारों को दर्शा रहा है, और हमें यही पूछा है कि डीजल की कारों को दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, नीचे दिया गया वेन आरेख एक स्कूल के छात्रों की संख्या तथा उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल दर्शाता है। त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये किसको दर्शा रहा है? डॉक्टर को दर्शा रहा है। अगला देखिए, आयत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो आयत है ये किसको प्रतिनिधित्व कर रहा है? महिला को। तो ये लीजिए महिला। फिर आप आगे देखिए, तथा व्रत स्नातकोत्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वाला करता है किसको? स्नातक को। ये लीजिए स्नातक है। कुल मिलाकर वहां कितनी स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर हैं? स्नातकोत्तर भी होने चाहिए और महिला भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए। तो कॉमन क्या रहा है? तो ये जो 15 है, देखिए दर्शा रहा किसको? ये आपका इस महिला को भी दर्शा रहा है ये वाला। ठीक है, और ये जो 15 है ये देखिए किसको दर्शा रहा है? डॉक्टर को भी दर्शा रहा है। ये लीजिए डॉक्टर को भी दर्शा रहा है। और आपका यही 15 है, ये देखिए स्नातक को भी दर्शा रहा है। देखिए स्नातक से होता हुआ आ रहा है ये। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिकोण की संख्या कितनी है? मतलब त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। देखिए जब भी इस प्रकार की आकृति आए तो त्रिभुज निकालने का आपको एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो है n गुणा n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब n क्या है? तो n है जो बेस है ना, ये आधार, ये आधार, ये कितनी है? ये संख्या, ये लाइन कितनी है? तो देखिए कितनी लाइन है? 4 लाइन है। तो n का मान 4 हो गया, तो n का मान 4 रख दो। तो 4 गुणा 4 में दो दो जोड़ो तो 6 गुणा, फिर 4 को 2 से गुणा करो 8 और 8 रेख 9 और बटे में कितना हो गया है? 8। देखिए 4 दूनी 8 और 2 का गया है 3 बार, तो 9 30 27। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 27 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 4 हमारा आंसर हो गया। गिन लेना आराम से, 27 ही आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है,
जब दर्पण को नीचे दिखाए गए के अनुसार रखा जाता है तो दी गई आकृति की सही छवि का चयन कीजिए। ये हमें बताना है। ये हमारे पास आकृति है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण छवि क्या बनेगी, सॉरी दर्पण छवि बनानी है तो ये क्या बनेगा, तो ये वाला जो है ये वाला ये आकृति ये इस तरफ आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। देखिए किसमें है ये आकृति, देखिए इसमें नहीं है, गलत हो गया, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग इस तरफ आ जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है, क्या, दर्पण छवि के बारे में, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे पास बकरी है, जानवर है और घोड़ा है। देखिए जानवर हैं वो क्या होते हैं, जिसमें जीव होता है वो जानवर होते हैं। तो जानवर अब क्या है, बकरी भी है और घोड़ा भी है, तो इसका क्या होगा, ऐसे जानवर बना ले। अब जानवर के अंदर आते हैं कौन, घोड़ा भी आता है, तो ये तो घोड़ा दर्शा दिया है और ये दर्शा दिया बकरी, तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पुष्पा अपने कमरे से डाइनिंग हॉल में गई। ठीक है, सबसे पहले वह 20 मीटर उत्तर की ओर गई। मान लीजिए यहां पर है क्या, पुष्पा, ये लीजिए पुष्पा। अब क्या बोल रहा है, 20 मीटर उत्तर की तरफ गई, उत्तर किस तरफ होता है, ऊपर, ये लीजिए उत्तर की तरफ गई, कितना, 20 मीटर गई। अब क्या बोला, फिर वह दाई और 40 मीटर घूमी, तो 40 दाई और किस तरफ होता है, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में ऐसे चलिए, ये लीजिए 40 मीटर चली गई है, 40 मीटर। फिर बोला है वहां से वह फिर दाई ओर घूमी, तो दाई ओर किस तरफ है, यहां आ गई, तो दाई ओर किस तरफ होगा, घड़ी की साइड में, तो ये लीजिए दाई ओर, और ये 20 मीटर चली, मतलब इसके बराबर में चलेगी, ये वाली 20 है तो इतनी ही चलेगी ये, तो यहां पर आ गई है वो, तो डाइनिंग हॉल तक पहुंचने के लिए 20 मीटर गई। पुष्पा के कमरे के संबंध में डाइनिंग हॉल किस दिशा में है, मतलब यहां पर था उसका हॉल और यहां पर डाइनिंग हॉल है, तो इसके संबंध में किस दिशा में, ये दिशा कौन सी होती है, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। कौन सी होती है, पूर्व दिशा। तो उसके हॉल के संबंध में डाइनिंग हॉल किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 4 हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक लड़की का फोटोग्राफ दिखाते हुए बंकू ने कहा, बंकू है तो लड़की का फोटोग्राफ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फोटो है लड़की का, ये लीजिए फोटो, और बंकू भाई साहब हैं, ये लिए बंकू जी। क्या बोल रहे हैं बंकू जी, यह लड़की, ये जो फोटो ना, ये फोटो इसके बारे में बोल रहा है, यह लड़की मेरे पिता, यानी बंकू बोल रहा है इसके पिता, तो इसके पिता, मैं पिता को मान लेता हूं एम है, और जब मेल होता है तो उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं कि वो मेल है। ठीक है, मेरे पिता की सास, तो पिता की सास है, मान लीजिए सास, सास को हम किसके दर्शा, मान लीजिए एन मान लेते हैं, और जब महिला होती है तो उसके ऊपर माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगा दिया है। सास के पति, तो इसका पति होगा, ये लीजिए इसका पति होगा, तो इसका पति, मान ले जाऊं उसका पति है ओ, और मेल है तो प्लस लगा दिया, मतलब ये शादीशुदा है, तो शादीशुदा के लिए दोनों तरफ पे तीर का निशान लगाते हैं, तो ये शादीशुदा है। के पति की अकेली लड़की है, अकेली लड़की है, इसकी लड़की होगी, तो इसकी लड़की, मान लीजिए इसकी लड़की क्या है, आपका पी है, और लड़की तो माइनस का चिन्ह, लड़की की लड़की है ये है, ये इसकी लड़की है, ये लीजिए लड़की। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो ये बोला है बंकू की मां का फोटोग्राफ में लड़की से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो ये क्या हो गई, बंकू के पिता की सास, और सास की इकलौती बेटी ये है, कौन, ये है, तो ये पी क्या लग गई, इस बंकू की मां लग गई है, क्या लगी है, मां लगी है। और बंकू की ये फोटो क्या लगी है, आपकी बहन लगी है, क्या लगी है, बहन लगी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये पूछा है ये जो फोटो का संबंध है ना, इस पी से क्या है, तो मां है, ये क्या है, मां, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दो ही हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जेमा दयामा से कहती है, क्या कहती है? आपकी मां, तो दयामा को ले आओ, दयामा, ये लीजिए दयामा। इनकी मां है दयामा, इनकी मां, मैं मान लेता हूं ओ है, और जब मादा होती है मतलब महिला होती है तो उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाते हैं ताकि पता चल जाएगा कि ये क्या है, महिला है। ये बोल रहे हैं आपकी मां के पिता, तो इसके पिता हैं, इनके पिता, और मैं मान लेता हूं इनके पिता क्या है, पी, और मेल है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, पिता। फिर इनके पुत्र, पिता के पुत्र, इनका पुत्र आ जाएगा, ये लीजिए इनका पुत्र। इनका पुत्र में मान लेता हूं वो क्या है, एम है, और पुत्र है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया है। पुत्र की अकेली बहन है, इनकी क्या है, अकेली बहन, पुत्र की अकेली बहन, तो इसकी बहन हो जाएगी, इसकी बहन, ये लीजिए इसकी बहन। इसकी बहन में मान लेता हूं पी है, और महिला तो माइनस का चिन्ह लगा दिया है। बहन मेरे पिता की पत्नी है ना, तो जय जय माता को ले आऊं, जय माता, जय मां, ये लीजिए जय मां, नाम ही अटपटी है ना, जय मां है। ये क्या बोल रखा है, बहन मेरे पिता, तो इनके पिता होंगे, इनके पिता, है ना, इनके पिता होंगे। इनके पिता कौन हो जाएंगे, मान लीजिए मैं इनके पिता का नाम देता हूं क्या, सी देता हूं, और पिता है तो प्लस का चिन्ह, तो बहन मेरे पिता की पत्नी है, तो इनकी बहन मेरे पिता की क्या है, पत्नी है, ये लीजिए। तो क्या हो गया इनमें रिलेशन, ये क्या हो गए हैं, ये आपकी क्या हो गई है, ये बहन हो गई है, क्या हो गई है, बहन हो गई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है इनकी मां, ये जो है ना इनकी मां, इनके पति कौन हो गए हैं, ये हो गए हैं सी प्लस, ये हो गए हैं, तो ये शादीशुदा हैं। तो इनके बीच में संबंध किसका है, बहन का है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, कथन दे रखा हमें और निष्कर्ष दे रखा, और हमें बताना कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है, देखिए पहला दे रखा है सभी पत्थर मार्बल हैं, जब सभी लगा होता है तो उसके पास जो बैठा होता है उसको 100 मानना है, तो पत्थर को 100 मान लो, और बाद का जो रहेगा लास्ट में उसको 50 मानना है, तो मार्बल 50 हो गया है। ऐसे नीचे वाला है सभी मार्बल मूर्तियां, तो सभी किसके पास लगा हुआ है, मार्बल, तो मार्बल को 100 मान लो, ये लीजिए 100 मान लिया है, और मूर्ति क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही निष्कर्ष में कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है, कुछ मार्बल पत्थर हैं, जब कुछ लगा होता है तो दोनों को 50-50 मानते हैं, तो मार्बल को भी 50 मानिए यहां पर, और पत्थर को भी 50 मानिए। ठीक है, फिर नीचे भी है कुछ मूर्तियां पत्थर होती हैं, तो कुछ लगा तो दोनों को ही 50-50 मानना है। अब ध्यान में रखना है, कथन में आपका क्या दिया रहता है, आय दिया रखी होती है, आय वेतन दे रखा है, और निष्कर्ष में क्या होता है, वो खर्च दे रखा होता है, उसका खर्च, ये लीजिए खर्च। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब निष्कर्ष में हमें क्या दे रखा है, मार्बल और पत्थर के बारे में दे रखा है, मार्बल और पत्थर के बारे में दे रखा है, तो ये लीजिए मार्बल और पत्थर, या इससे दे रखा है, ये इससे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मार्बल का मान कितना है, 50 है, और यहां पर कितना है, 50, मतलब 50 कमा रहा तो 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल सही है ये तो। अब देखिए यहां पर पत्थर का मान 100 है, और यहां पर पत्थर का मान कितना है, 50, तो देखिए 100 कमा रहे तो 50 खर्च कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, तो ये तो सही है। अब दूसरा देखिए, कुछ मूर्तियां पत्थर होती हैं, मतलब मूर्तियां और पत्थर से बन रहा है, मूर्ति और पत्थर से, तो इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के बन रहा है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक चीज का कॉमन होना जरूरी है दोनों में, तो देखिए दोनों, इन दोनों कथनों में मार्बल क्या है, कॉमन है। अब जो कॉमन चीज है उसमें एक का मान 100 होना जरूरी है, तो देखिए यहां पर मार्बल का मान 100 है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे अब। ठीक है, तो अब निकलेगा क्या, ये दोनों जुड़ गए हैं, अब निकाल लेंगे इनसे क्या, तो यहां पर मूर्ति का मान कितना है, 50, और यहां पर मूर्ति का मान कितना है, मतलब 50 कमा रहा है तो 50 खर्च कर देगा, बिल्कुल ये तो सही है मूर्ति वाला। अब देखिए पत्थर 100 कमा रहा है यहां पर, और यहां पर 50 खर्च कर रहा है, तो कर सकता है क्योंकि 100 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है, तो ये वाला कथन भी क्या है, सही है, सॉरी निष्कर्ष सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या है आपके, सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हल करना है। देखिए मान लीजिए ऐसे समझिए, मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं देखिए 100 भी खर्च कर सकता हूं, मतलब कम खर्च सकता हूं,
लेकिन मैं 100 कमा रहा हूं, क्या 150 खर्च कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ये गलत हो जाएंगे। लेकिन यहां पर 100 वाला 100 खर्च कर सकता है, मतलब 100 से नीचे खर्च कर सकता है, मतलब जितना कमा रहा उतना खर्च कर सकता है। तो ऐसे निष्कर्ष क्या होते हैं? सही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, कथन दे रखा है, दो कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। तो पहले क्या करना है, जो कथन दे रखे हैं उसमें आपको मान देना होता है। पहला जो है, सभी बतख हंस होती हैं। जब सभी आता है तो पास वाला जो बंदा होता है उसको 100 मानना है और बाद वाले को मानना है 50, तो हंस को 50 मानते हैं। अब कुछ वाले केस में क्या करते हैं, दोनों को 50-50 मानते हैं, तो हंस को भी 50 मान लो और सारस को भी 50। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको निष्कर्ष में देना होता है। अब सुनिए, ये दोनों ही कथन क्या है आपके? सकारात्मक है। तो सकारात्मक आपके कथनों से हमेशा सकारात्मक ही क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है? नकारात्मक, निकलेगा ही नहीं हम ये निष्कर्ष तो। ठीक है, सकारात्मक से हमेशा सकारात्मक ही क्या निकलता है? निष्कर्ष। नहीं आ गया है तो ये वैसे ही गलत हो गया है। अब दूसरा देख लेते हैं। ये बोल रहा है कुछ सारस निश्चित रूप से बतख है, मतलब सारस की बात कर रहा है और बतख की। तो इनको मान देते हैं। देखिए कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ के केस में क्या करते हैं? 50-50 मान देते हैं। ये लीजिए 50-50 मान। और आपको ध्यान रखना है, कथन में दे रखा था क्या? आय दे रखी होती है और निष्कर्ष में क्या क्या देता है? खर्च देता है उनका। अब देखिए सारस कहां पर है और बतख कहां पर है? सारस तो यहां पर है और बतख यहां पर है, मतलब इन दोनों कथनों को जोड़ करके बना रहा है। देखिए इन दोनों कथनों को जोड़ने के लिए एक चीज का कॉमन होना जरूरी है। तो देखिए यहां पर भी हंस है, यहां पर भी हंस है। अब देखिए जो कॉमन है उसमें एक का मान 100 होना जरूरी है। अब देखिए यहां पर भी 50 है, इसका मान 50 है, 100 है ही नहीं, तो ये दोनों कथन जुड़ेंगे नहीं, तो ये निष्कर्ष दूसरा वाला निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया है। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं। ध्यान में रखना है। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, उस शब्द का चयन करें जो शब्द 3 से उसी प्रकार से संबंध रखता है जैसा शब्द 2 शब्द 1 से। तो हमें देखा गुस्सा। गुस्सा आता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? उग्र। जब व्यक्ति घायल होता है तो उसका संबंध किससे हो जाता है? चोटिल से हो जाता है। ठीक है, घायल होता है तो चोटिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, उस शब्द का चयन करें जो शब्द 3 से उसी तरह से संबंध रखता है जैसा शब्द 2 शब्द 1 से रखता है। तो हमें देखा घटिया। घटिया व्यक्ति क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं, जो अपने आप के बारे में ही सोचते हैं। तो लालची क्या होता है? लालची में क्या होता है? लोभी होता है, पैसे कमाने का लोभी रहता है। तो इसका संबंध हो जाएगा लोभी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला देखिए, यदि चिन्ह गुणा आपस में भाग से बदल जाता है तथा माइनस आपस में प्लस से बदल जाता है, तब नीचे अभिव्यक्ति का मान क्या होगा? यह हमें दे रखा है। तो मतलब गुणा और भाग आपस में चेंज होते हैं और प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं। तो 80, अब गुणा का चिन्ह आता तो क्या कर देंगे? भाग का, क्योंकि गुणा और भाग आपस में चेंज होते हैं। फिर 4 है, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह आ गया तो गुणा कर देंगे। ये लीजिए गुणा। फिर 3 है, माइनस का चिन्ह आ रहा तो क्या करेंगे? क्योंकि प्लस माइनस आपस में चेंज होते हैं, तो माइनस का चिन्ह आ रहा तो प्लस कर दो। और 5, अब माइनस का चिन्ह आ रहा तो क्या कर देंगे? सॉरी, प्लस का चिन्ह आ रहा तो माइनस कर देंगे। ये लीजिए माइनस। अब आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम भाग कॉल करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, ध्यान में रखना। 4 का भाग इसमें दीजिए 80 में, कितनी बार गया है आपका? 20 बार। अब 20 को 3 से गुणा कर दो, कितना आया है? 60। प्लस 5 में से 2 घटाइए, कितना आया है? 3। ये लीजिए 3, तो ये कितना आ गया है? 63 आ गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान से भरेगा तथा दी गई श्रृंखला को सही प्रकार से करेगा। हमें यह दे रखा है श्रृंखला, तो हमें दे रखा है 3, 5, 9, 15, 23, 33 और 45 है। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। और इन दोनों में 4 का। और इन दोनों में 6 का। और इनमें 8 का है और इनमें 10 का है और इनमें कितने का है? 12 का। तो आगे कितने का अंतर आ जाएगा? 14 का आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जोड़िए, इसमें 45 में 14 जोड़िए तो कितना हो गया है? 59 हो गया है। तो 59 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 ही हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कुछ दोस्त एक सीधी कतार में बैठकर एक खेल खेल रहे हैं, देख रहे हैं।
पंकज बाएं से 9वीं सीट पर है। तो समझिए, इस तरफ मैं लेफ्ट मान लेता हूं, लेफ्ट मतलब बायां मान लेता हूं, और इस तरफ क्या मान लेता हूं, उसका राइट मान लेता हूं, राइट मान लेता हूं, उनका मतलब दायां मान लेता हूं। अब क्या बोल रहा है, पंकज बाएं से 9वां है, मतलब इस तरफ से कौन से नंबर पर है, 9th नंबर पर है। कौन है ये, पंकज है। अब आगे बोल रहा है हरीश दाएं सिरे से 16वीं सीट पर बैठा है। एक बार इसको छोड़िए, अगला देखिए, गणेश जो कि पंकज के दाएं से बैठा, क्योंकि पंकज को हमने इस स्थान दिया तो पंकज से रिलेटेड लिखेंगे पहले। गणेश जो कि पंकज के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं ये पंकज बैठा, इसका दाएं किस तरफ है, इस तरफ है, तो दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान तो ये हो गया है इसका, ठीक है, दूसरा स्थान होगा ना इसका। तो ये लीजिए पहला और दूसरा यहां पर आएगा, मतलब 10 नंबर छोड़ करके 11 नंबर पर आएगा, यहां पर 11 नंबर पर आएगा कौन, आपका गणेश आएगा। तो 11 नंबर पर है गणेश, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही। अब देख लो आगे, वह दाएं से 11वीं सीट पर बैठा है। तो दाएं से 11वीं सीट पर है कौन आपका, दाएं से, वह दाएं से 11वीं सीट पर बैठा है, दाएं से 11वीं सीट पर है वो कौन, आपका गणेश है, दाएं से 11वीं सीट पर। तो इस तरफ भी इसका स्थान क्या हो गया है, 11 हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं किसको, हम पंकज को लेते हैं। पंकज क्या बोल रहा है, पंकज बाएं से, पंकज बाएं से 9वीं सीट पर बैठा है, इसको तो हमने कर लिया। फिर हरीश दाएं सिरे से 16वीं सीट पर है, तो ये दाया हो गए 16वां स्थान गिनिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, और ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, और ये लीजिए 16वां, यहां पर बैठा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बोल रहा है टोटल व्यक्ति कितने हैं, ऐसे बताना है। तो गणेश को उठा लीजिए, यहां पर गणेश है, यहां पर ये लीजिए गणेश है। गणेश के पहले कितने व्यक्ति हैं, 10 हैं, ये लीजिए 10 हैं प्लस है। अब गणेश समेत इसे पीछे कितने व्यक्ति हैं, तो गणेश इस तरफ से 11वें स्थान पर है, तो 11 जोड़ दीजिए, टोटल व्यक्ति कितने हो गए हैं, 21 हो गए हैं। तो 21 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पंकज ने 4 दर्जन सेब तथा 3 किलोग्राम अंगूर खरीदे हैं। 1 दर्जन सेब की लागत 1 किलोग्राम अंगूर की लागत का 2 गुना है। ये क्या बोल रहा है, 1 दर्जन, 1 दर्जन में सेब कितने होते हैं, 12 सेब, ये लीजिए 12 सेब होती हैं। मैं मान लेता हूं ए सेब का मूल्य पी है, कितना है, पी है, तो ये लीजिए पी। ये क्या बोल रहा है, 12 दर्जन सेब की लागत है, मूल्य है वो 1 किलोग्राम अंगूर के बराबर की लागत का 2 गुना है। चलो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य निकाले, यहां पर हमें दे रखा 5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दे रखा है 450। तो 1 किलो का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 450 में दीजिए भाग 5 का, तो कितना हो गया है, 90। तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आ गया है 90, और हमें क्या बोला है, 1 किलोग्राम अंगूर की लागत का 2 गुना, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए और ये कर दीजिए बराबर। अब हम क्या निकाल लेंगे, पी का मान निकालेंगे, मतलब 1 किलो सेब का मूल्य निकाल लेंगे। तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार, और 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, 15 बार। तो पी का मान कितना आ गया है, 15। मतलब क्या हो गया है, 1 किलो सेब का मूल्य आया है 15 रुपए। हमें कितने सेब दे रखी है, 4 दर्जन दे रखी है। 1 दर्जन, 4 दर्जन है टोटल, और 1 दर्जन में 12 होती है सेब, तो टोटल सेब कितनी हो गई है, 48। ठीक है, अब टोटल मूल्य निकालें इनका, कैसे निकालेंगे, 48 सेब है और एक सेब का मूल्य कितना है, 15 है, ये लीजिए 15। तो हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लीजिए इनको, तो ये कितना हो गया, 0, और ये हो गया 72। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 4 दर्जन सेब का मूल्य आ गया 720 रुपए। हमें क्या बोला है, उपरोक्त मात्रा में सेब और केले, ये केले नहीं है, यहां पर अंगूर पूछ रहा है, अंगूर, अंगूर की धनराशि खर्च की है। तो यहां पर 3 किलो क्या खरीदा था उसने, अंगूर खरीदा था, और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना आया था, 90। तो 3 खरीदा था 3 किलो, और 1 किलो अंगूर का 90 है, तो कितना हो गया, 9 30 27। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 0 9 और 9, 990 रुपए में वो क्या खरीदा था, 4 दर्जन सेब और 3 किलोग्राम अंगूर खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, एक माता और पुत्र की
आयु का योग 52 है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, तो माता है और अनुपात पुत्र की आयु का अनुपात का कितना, 3:1 है। और टोटल आयु उनकी कितनी है वर्तमान, 52 है। तो इन दोनों को जोड़िए, 3 रेख 4, 4 का भाग दीजिए, कितना आया है, 13 आया है। हमें किसकी आयु निकालनी है, माता की। तो इस 3 को उस 13 से गुणा कर दीजिए, ये जो 13 है ना, इससे गुणा कर रहे हैं, तो 13 3 39, ये तो गई माता की आयु। ऐसे ही क्या कर देंगे, पुत्र की आयु निकालेंगे, तो 13 से गुणा कर देंगे इसको, इसको भी, तो कितना गया, 13 ही आ गया है। हमें बोला है 2 वर्ष बाद उसकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, या तो हमें 2 वर्ष बाद पूछ ले, वर्तमान में पूछ ले, पीछे पूछ ले, जो अंतर पहले है वो ही बाद में रहेगा। तो अंतर यहां पर कितने का आ रहा है, 26 का आ रहा है। अब वो हमें 10 वर्ष बाद भी पूछेगा, वही अंतर आएगा, 20 वर्ष बाद पूछेगा, वही अंतर आएगा। चाहे आपका पीछे 2 साल पहले पूछ ले या 2 साल बाद में पूछ ले, यही अंतर आएगा 26 का ही, ठीक है। समझना है आपको इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंध रखता है। हमें क्या दे रखा है, ईटानगर दे रखा है, रायपुर, पटना, देहरादून, गांधीनगर दे रखा है। मतलब ये किसी राज्य की राजधानी दे रखी है हमें। तो जैसे देखिए, ईटानगर है, ये किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की। रायपुर है, किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की। पटना है, किसकी राजधानी है, बिहार की। और देहरादून है, किसकी राजधानी है, गुजरात की। और सॉरी, देहरादून है, देहरादून ये उत्तराखंड की है। और गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की। अब ऑप्शन में देखिए किसकी राजधानी हमें रखी है, देखिए कानपुर किसकी राजधानी नहीं है, गंगटोक है बिल्कुल, सिक्किम की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ये रहेगा। देखिए, पुणे किसी की राजधानी नहीं है और अहमदाबाद भी किसी की राजधानी नहीं है, तो ये 3 तो वैसे कट गए हैं। तो गंगटोक राजधानी है सिक्किम की, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है बी से एम लंबा है, बी से एम लंबा है, बी से ऐसे बोल रहा है ये, तो एम है, एम को आगे ले लो तो लंबा है ये बी से, ये लीजिए बी। अब क्या बोल रखा है, एफ से बी लंबा है, मतलब बी लंबा है एफ से, ये लीजिए एफ पीछे आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन एच के समान लंबा नहीं है। कौन, बी, मतलब बी क्या है आपका, छोटा है एच से, तो एच को यहां पर रख देते बीच में, ये है, ये लीजिए। क्या बोल रखा है, जी एच, जी से एच लंबा है, जी से, जी से एच लंबा है, मतलब एच लंबा क्या जी से, तो जी आएगा इसके पीछे आएगा कहीं पर, एक बार छोड़ दो। लेकिन सबसे लंबा नहीं है। कौन नहीं है, एच नहीं है, एच सबसे लंबा नहीं है। एफ के समान जी लंबा नहीं है ना, एफ के समान जी लंबा नहीं है। तो आपका जी यहां पर आएगा पीछे। हमें पूछा है नीचे दिए गए बच्चों में कौन सबसे लंबा है, तो पीछे वाले को छोड़ दे, सबसे लंबा कौन है, एम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। इसी प्रकार से बने रहिए, लगातार हम क्वेश्चनों को करते रहेंगे और आपको कंसेप्ट समझाते रहेंगे।